सेल लगी है एमबीबीएस पढ़ लो 15 लाख रुपए में। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि आपकी एमबीबीएस तो सिर्फ 15 लाख 14 लाख और कुछ लोग तो 12 लाख में ही एमबीबीएस पूरी करा देंगे। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह से कई सारे कंसल्टेंट्स आपको फीस के बारे में मिसलीड करते हैं और आप अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन की फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आप अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के बजट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे किसी भी कंसल्टेंट के फ्रॉड से आप खुद को बचा सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं डायरेक्टर यूनिसिस ग्लोबल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट हूं और आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पे। पहला, कैसे आप अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन का बजट कैलकुलेट करते हैं और दूसरा, किस तरह से बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको मिसलीड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से हम अपने टोटल बजट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड करने के लिए चाहे किसी भी डेस्टिनेशन पे क्यों ना जाए, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं जो सभी जगह पर उसको कॉस्ट करती हैं। अगर आप इन सब का टोटल कैलकुलेट कर पाते हैं तो आपको टोटल बजट का अनुमान लग जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है आपकी ट्यूशन फीस। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ट्यूशन फीस डॉलर्स में चार्ज की जाती है और कुछ कंट्रीज़ में वहाँ की लोकल करेंसी में, जैसे कि रशिया में रूबल्स में और फिलीपींस में पीसो में। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपको सबसे पहली चीज़ जानने की ज़रूरत है कि उस कंट्री का टोटल ट्यूशन फीस कॉस्ट क्या आ रहा है। कुछ कंट्रीज़ जैसे यूक्रेन में ईयर वाइज फीस बढ़ती भी है कुछ कॉलेजेस के अंदर, ना कि सब कॉलेजेस में। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए आप टोटल बजट कैलकुलेट कर लीजिए डॉलर्स में। जब आपको फीस डॉलर्स में दी जाती है तो नेचुरल है कि अगर डॉलर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी और अगर डॉलर की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपकी फ़ीस भी घट जाएगी। इसीलिए किसी भी पेपर पे अगर आपकी फ़ीस लिखी हुई है तो उसको कैलकुलेट कीजिए आज की डॉलर कॉस्ट से। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कई सारे कंसल्टेंट किस तरह से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपकी जैसे फीस लिखी हुई है $5,500 तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं कुछ कम वैल्यू से, जैसे 65 रुपीज़ पर डॉलर या 70 रुपीज़ पर डॉलर, और ऐसा करने से टोटल फीस कम आ जाती है। इस तरह के गलतियों से बचें और अपनी फीस को डॉलर से आज की करंट कॉस्ट से कैलकुलेट करें और तब आपको सही अनुमान पड़ेगा उस कॉलेज की टोटल फीस कितनी है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस $5,500 है और आज का डॉलर का कॉस्ट 74 रुपीज़ 80 पैसा है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 74 रुपीज़ 80 पैसा को टोटल $5,500 से, तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट मिल जाएगी। और आपको एक टॉलरेंस भी रखना पड़ेगा, एक एरर वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ±1 और 2 रुपीज़, क्योंकि किसी भी समय डॉलर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो है आपकी लिविंग कॉस्ट। हर कंट्री में हॉस्टल्स की अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं और कॉलेज के अंदर ही होते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट हॉस्टल होने के बावजूद भी बच्चे प्रेफर करते हैं बाहर प्राइवेट एकोमोडेशंस में रहना, और कुछ जगह पर कॉलेज के साथ हॉस्टल्स नहीं होते हैं और आपको टोटली प्राइवेट एकोमोडेशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्टल है और उसकी फिक्स्ड फीस है तब तो आपकी लिविंग कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में जा रहे हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट की लिविंग कॉस्ट यानी उसकी जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है पर स्टूडेंट $100 है, तो आपको $100 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 महीने, और 12 महीने को 5 या 6 साल का, जितने भी साल का आपका कोर्स है, उतनी आपकी टोटल लिविंग कॉस्ट आएगी। तो हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी कंट्री में हर महीने आपको किराया देना है $100, तो 100 को आप आज के करंट डॉलर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसकी टोटल कॉस्ट आप 5 साल में निकाल लीजिए। इतनी कॉस्ट आपको रहने के लिए आएगी। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि
कई बार आपको किराया बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब यहां पर एक चीज आपको चेतावनी के रूप में बताना चाहूंगा। कई सारे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि आपको हॉस्टल की फीस बहुत कम बता देते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ 2,000 रुपए में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि आपको पता चलता है कि जब आप वहां पहुंच गए हैं तो आपके कमरे को आप 4 या 6 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और जब आप 4 और 6 स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर करते हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट तो डेफिनेटली कम आ जाती है, लेकिन आपकी इनकन्वीनियंस बढ़ जाती है। इसीलिए ये चीज़ जरूर चेक करें कि आप जितने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। प्रिफरेबली आपको 2 या 3 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है जो कि जनरली कंसल्टेंट छुपा देते हैं, और वो है फूड एक्सपेंसेस। फूड एक्सपेंसेस भी फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट फूड खाते हैं, कितना आप हॉस्टल में मेस में खाना खाते हैं। अब 2 तरह की कंडीशंस आपके सामने आएंगे। एक, जहां पर आपके पास कोई हॉस्टल है और हॉस्टल आपको इंडियन फूड की मेस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, वहां पर तो आपकी कॉस्ट फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं और आपको खुद खाना प्रिपेयर करना है, या आप किसी तरीके से टिफिन सिस्टम पे बेस्ड हैं, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी पर डे बेसिस पे या पर मंथ बेसिस पे। और ऑन एन एवरेज ज़्यादातर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन में जो फूड एक्सपेंसेस आते हैं वो 5,000 से लेकर 7,000 रुपीज़ के बीच में आते हैं, अगर आप मेस में जाते हैं तो। और अगर इसी चीज़ को आप खुद प्रिपेयर करते हैं, आप अपने घर में खुद राशन लाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाना खुद बनाते हैं, तो ये कॉस्ट थोड़ी सी और कम हो जाती है, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग सेव करना चाहते हैं तो आप सेल्फ प्रिपरेशन में जा सकते हैं, खुद खाना बना सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, आप अपने टेस्ट के अनुसार खाना बना पाएंगे। दूसरा, आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपको 5 साल तक किसी देश में रहकर पढ़ाई करनी है, तो नेचुरल है कि आपके लिए अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, और मैं एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा। कभी भी सिर्फ खाने के बेस पे किसी कंट्री या स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन को सेलेक्ट मत कीजिए। ये एक गलत तरीका है, क्योंकि हम वहाँ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, ना कि खाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वहाँ की स्टडीज़ कैसी हैं, FMG सक्सेस रेशो कैसा है, बजाय ये कि वहाँ पर आपको कितने तरह के खाने मिलते हैं। ऑन एन एवरेज ये जो फूड एक्सपेंसेस आते हैं वो $75 से लेकर $150 के बीच में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री। तो आप वहाँ की कॉस्ट निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट, और उसको आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करके, और अगर आपका कोर्स 5 साल का है या 6 साल का है तो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी मेस कॉस्ट $100 पर मंथ है, तो आपको 1 साल की कॉस्ट $1,200 आएगी और 5 साल में $6,000 आएगी। तो $6,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका रुपीज़ में कॉस्ट निकाल लीजिए। इससे आपको अनुमान पड़ जाएगा कि टोटल आपके रहने की कॉस्ट क्या आएगी। लेकिन यहाँ पर इसमें आपके रेस्टोरेंट्स में खाने की, फास्ट फूड खाने की, या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। कई बार पेरेंट्स सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट ने तो फीस कम बताई थी और बच्चे का खर्चा तो बहुत जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा हो, बाहर का खाना खा रहा हो, और इसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई हो। तो अभी तक हमने टोटल 3 चीज़ें देखी हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल और फूड एक्सपेंसेस। इन तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको मेजर कॉस्ट मिल जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंसल्टेंट्स कौन कौन सी फीस छुपा देते हैं, जिसकी वजह से टोटल बजट कॉस्ट कम आ जाती है। एक रेगुलर एक्सपेंस है जो कि आपको हर कंट्री में हर साल देना होता है, वो है वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट। वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट जनरली $100 से $150 होती है, और कई कंसल्टेंट उसको अपने फीस स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जब स्टूडेंट वहाँ चला जाता है और उसके बाद उसको वीज़ा रिन्यूअल कराने का टाइम आता है तो वो कॉस्ट उसको अलग से दिखाई देती है। इसलिए वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट को आप अपने फीस में जोड़िए ताकि आपको बजट सही तरीके से अनुमान लग सके। और अगर आपके कंसल्टेंट ने फीस स्ट्रक्चर के अंदर वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट नहीं जोड़ी है तो अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछिए
कि वहाँ पे वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी। पांचवा एक्सपेंस होता है मेडिकल इंश्योरेंस का। अब ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज में मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, कुछ कंट्रीज में आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज सेफ। अगर आपके पास वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं तो आप मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी लेके ही जाएं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि किसी भी तरह की बीमारी में या आपको अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आपको पैसे के लिए किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएँ। और अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट पर ईयर $100 के आसपास आती है। इस कॉस्ट को कई बार कंसल्टेंट्स आपके साथ नहीं शेयर करते हैं और ये कॉस्ट फिर आपको अलग से पे करनी पड़ती है। और छठी कॉस्ट जिसको कंसल्टेंट अपने फीस स्ट्रक्चर में इंक्लूड करके नहीं बताते हैं वो है कंसल्टेंसी फीस। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको एडमिशन प्रोसेसिंग करने के लिए मदद कर रहा है तो नेचुरल है कि वो भी आपसे कुछ ना कुछ फीस तो जरूर चार्ज करेगा। जनरली इस फीस के अंदर आपकी फर्स्ट टाइम की एयर टिकट और वीज़ा की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो इसीलिए पहली बार जाने में आपका जो भी वीज़ा कॉस्ट आ रहा है या ट्रैवल कॉस्ट आ रहा है वो आपको नहीं पे करना है, लेकिन कंसल्टेंसी फीस डेफिनेटली आपको देनी है। अब यहाँ पर कई कंसल्टेंट्स आपसे कंसल्टेंसी कॉस्ट कम बता देते हैं। पहले बोल देते हैं कि हम आपसे कंसल्टेंसी फीस ले ही नहीं रहे हैं, या आपसे बहुत ही कम कंसल्टेंसी फीस बता देते हैं, और उसको बाद में जब आप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं कि आपकी एडमिशन प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा लगेगी, और वो आपसे 500 से लेकर $1000 तक एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहिए। अपने कंसल्टेंट से साफ बात कीजिए। देखिए, अगर वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको 5 साल तक असिस्टेंस दे रहा है, अगर वो आपको 5 से 6 साल तक असिस्टेंस दे रहा है तो नेचुरल है कि उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आ ही रही है। और अगर वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे कंसल्टेंट से सावधान रहने की ज़रूरत है, और आप साफ साफ पूछिए कि आपकी कंसल्टेंसी क्या है। और कई बार कंसल्टेंसी फीस के अंदर कंसल्टेंट्स एयर टिकट और वीज़ा की कॉस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं और आपको सिर्फ कंसल्टेंसी फीस बता देते हैं, और बाद में एयर टिकट और वीज़ा के नाम से आपसे अलग से फीस वसूल कर लेते हैं। तो इसीलिए कंसल्टेंसी फीस अगर आप किसी से भी पूछ रहे हैं तो आप जानिए कि कंसल्टेंसी फीस में क्या क्या इंक्लूडेड है। आमतौर पे कंसल्टेंसी फीस में एयरपोर्ट पिकअप, वीज़ा, एयर टिकट, फर्स्ट टाइम का वीज़ा रिन्यूअल, फर्स्ट टाइम का कई कंसल्टेंट मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं। उसके अलावा आपके सभी तरह के मेडिकल टेस्ट, और इसके अलावा आपको जो भी एडमिशन प्रोसेसिंग आपके 5 से 6 साल की टेक केयर है, ये सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है बैंक अकाउंट ओपन करने में, आपका सिम कार्ड लेने में, शुरुआती जो भी आपको शॉपिंग की ज़रूरत होती है, जाते ही आपको कई सामान खरीदने पड़ते हैं, उसमें भी कंसल्टेंट आपको मदद करता है। अब यहाँ पर कई कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो बस आपको भेज देते हैं और उसके बाद आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। ऐसे कंसल्टेंट्स का भी रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपना कंसल्टेंट डिसाइड करने से पहले किसी स्टूडेंट से बात कीजिए और तय कीजिए कि क्या आपका कंसल्टेंट सही सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो डेफिनेटली तो वो आपको 5 से 6 साल तक सर्विसेज देगा। कभी भी आपको कोई मुसीबत आएगी तो आपका फ़ोन उठाएगा, आपको हर तरीके से असिस्ट करेगा, और ऐसे ही कंसल्टेंट के साथ आपको जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉस्ट हैं जो डेफिनेटली किसी भी फीस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लिखी जाती, लेकिन वो कॉस्ट कॉमन होती है, और वो चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करें या किसी दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई करें, वो आने ही वाली है। और वो कॉस्ट हैं एप्रन, स्टेथोस्कोप और आपके बुक्स की कॉस्ट, यानी कि जितने भी मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा मेडिकल स्टडीज़ के लिए। तो इन सब की कॉस्ट क्योंकि इंडिया में भी आएगी, आप बाहर जाएंगे तो वहाँ भी आएगी, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और वो आपको पे करनी ही होती है। लेकिन कई सारे कंसल्टेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल के नाम से भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर लेते हैं। ऐसे कंसल्टेंट से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आमतौर पर ये कॉस्ट नॉमिनल होती है,
कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वन टाइम कॉस्ट होती है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज के अंदर अच्छी लाइब्रेरी है तो। और ख़ास तौर पे लाइब्रेरी के बारे में ये सवाल जरूर पूछें कि लाइब्रेरी में इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस के अंदर लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी होती है लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर बुक्स आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मिलती है। तो कम से कम अगर लाइब्रेरी में इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं तो आपकी बहुत सारी स्टडी मटेरियल कॉस्ट आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये सवाल भी बहुत रेलेवेंट है। एक और कॉस्ट जो आपको हर साल आएगी वो है अपने घर से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना और वहां से आने की कॉस्ट। अगर वो आप बाई एयर जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई क्या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका एडमिशन तमिलनाडु में हो जाता है तो आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई फ्लाइट जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको हर बार कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो वहां पर हर साल आपको कम से कम एक बार आने और जाने की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। ये सब कॉस्ट अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको टोटल बजट का अनुमान पड़ जाता है। इनमें से अगर कोई भी चीज को छुपा लिया जाए तो बजट कम करके दिखाया जा सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आपको मैं एक स्पेसिफिक प्रोसेस बता रहा हूं, आप इन सब पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकैप कीजिए, टोटल कैलकुलेट कीजिए और उससे आपको पर ईयर कॉस्ट मिल जाएगी और उसको आप 5 से या 6 से जितने साल का आपका कोर्स है मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। एक आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है कॉस्ट ऑफ इंटर्नशिप। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप की कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप करने के दौरान भी आपको पूरी फीस देनी होती है। इस चीज़ के बारे में भी आप क्लैरिटी रखिए, अपने कंसल्टेंट से पूछिए, कॉलेज के साथ भी इस बारे में बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए कि क्या आपकी इंटर्नशिप करना वहाँ पर कंपलसरी है और अगर आप इंटर्नशिप वहाँ करते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्या वो आपको बियर करनी पड़ेगी। क्योंकि ये भी कई बार छुपा ली जाती है। जैसे चाइना में बहुत सारे कंसल्टेंट 6 ईयर के कोर्स को 5 ईयर का कोर्स बोल के और उसमें 1 साल जो उनकी इंटर्नशिप में कॉस्ट आने वाली है उसको छुपा लेते हैं और उसकी वजह से टोटल बजट कम आ जाता है, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट को वो पे करना पड़ता है और उसका बजट बढ़ जाता है। तो ये थे वो पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंट्री को सही तरीके से उसका बजट इवैल्यूएट करने के लिए, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप अपने टोटल बजट के हिसाब से अपने कंट्री और स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने बजट के अनुसार अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें आपको ये बताने वाला हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। गुड बाय एंड थैंक यू।